मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2022 फ़िज़िकल साइंस का जो बीएड के लिए फ़िज़िकल साइंस के लिए जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, उसकी आंसर की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरी वजाहत के साथ नहीं, वजाहत तो मैं बाद में करूँगा अगले वीडियो में। अभी आप इसकी आंसर की जान लें कि आपका कौन कौन सा आंसर सही है, तो आपको कितना स्कोर आ रहा है। इसके लिए आंसर की मैं आपको बारी बारी से 1 से 100 तक के क्वेश्चन का बता रहा हूँ। सारे आंसर रेड से टिक किए हुए हैं, आप उसको ही सही करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जो हिस्सा अव्वल है वो जनरल नॉलेज का है, फिज़िकल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ सी। दूसरा है, सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होता है 35 साल। जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। तीसरा है, चिपको तहरीक, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, किससे वाबस्ता थी? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे की कटाई मतलब दरख्तों को बचाने के लिए किया गया था। तो तीसरा का आंसर होगा डी, दरख्तों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेफाइट किससे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, जो पेंसिल में भी इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट, वो कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में कितना खून होता है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर टिक है वो डी है। 5 से 6 लीटर खून का होना ज़रूरी होता है एक सेहतमंद आदमी के जिस्म में। गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ हैं, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर टिक है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो इस तरह से है, ICRISAT, तो ये कहाँ वाक़या है? तो ये हैदराबाद में है, जिसका आंसर है 7 का सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से कब निकली? तो अमरीकी अफवाज जो है वो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा बी, 30 अगस्त 2021 को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौमी यौम तालीम कब मनाया जाता है? तो ये मानू वाले तो लगभग सभी लोग जानते हैं, 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन है। उसके बाद है, लीरा किस मुल्क की करेंसी है? तो लीरा हम जानते हैं, लीरा तुर्की की करेंसी है। ईरान, इराक, कतर, इस सब में दीनार, दरहम और रियाल वगैरह चलता है। लीरा जो है वो तुर्की की करेंसी है। तो ये सेक्शन अब फिनिश हुआ जनरल नॉलेज का। अब हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं, जो है आम उर्दू का सेक्शन है। तो आम उर्दू में जो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो रुबाई फ़ारसी से लिया गया था, रुबाई फ़ारसी से लिया गया था। 11 का आंसर होगा बी। ज़मीर, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, कि कितनी किस्में होती है? वैसे होती है 6 किस्म, लेकिन यहाँ जो मानू में अक्सर ऐसा माना जाता है कि ज़मीर की 5 किस्में होती है। इसकी वजाहत भी हम लोग बाद में करेंगे, जब इसकी वजाहत के साथ वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाहिद एक अच्छा लड़का है, वह खूब पढ़ता है, इन 2 जुमलों में ज़मीर कौन सा है? यकीनन ज़मीर आप जानते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में आता है, तो वह है सी। इसका आंसर होगा 13 का आंसर सी। मुहक्किकीन की राय के मुताबिक उर्दू की पहली तसनीफ़ है। तो मुहक्किकीन की राय के मुताबिक जो उर्दू की पहली तसनीफ़ है, 14 का आंसर होगा ए, रिसाला-ए अखलाक व तसव्वुफ़। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक मेरा कंप्लीट हुआ। 14 का आंसर ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मिराजुल आसिकीन के मुसन्निफ़ हैं। तो मिराजुल आसिकीन के मुसन्निफ़ कौन हैं? हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेशुदराज। तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए इसका आंसर हो गया सी, इसका 15 का आंसर हो गया सी। अब 16 नंबर है कि मंदरजा झील में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? तो पहला है अस्तबल, जो अलिफ सीन तो बेलाम गलत होगा, अलिफ सीन ते बेलाम ये भी गलत, अलिफ साद तो बेलाम डी। मंदरजा झील में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? तो
तो डी अस्तबल यहाँ सही लिखा हुआ है, डी में जो है। रात का मुतज़ाद होता है, रात का मुतज़ाद आप जानते हैं दिन होता है, यह आसान है। 17 का ए। उर्दूए मुअल्ला क्या है? तो उर्दूए मुअल्ला जो है वो क्या है? ख़तूत का मजमुआ है, ख़तूत का मजमुआ है, मतलब ख़तों का मजमुआ है उर्दूए मुअल्ला। उसके बाद है जदीद उर्दू नस्र का बानी किसको कहा जाता है? जदीद उर्दू नस्र का बानी शिबली नौमानी। उसके बाद आता है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की कब्र किस शहर में है? तो ये आप लोग जानते होंगे, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का गहरा ताल्लुक़ रहा है किससे? दिल्ली से। तो ये 20 का ए। अब इस तरह से ये आम उर्दू का पोर्शन ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है 21 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे होगा वाज राइटिंग, स्टूडेंट वाज राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी, वाज राइटिंग। अब आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर क्वेश्चन है सी डॉट 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 टीवी व्हेन हर हस्बैंड कैम। तो सी वाज लगेगा यहाँ पे, वाज वाचिंग, वो देख रहा था। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 23 का हो जाएगा बी, देख रहे हैं रेनेसेंस। उसके बाद सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड जो है इसमें वो स्पेलिंग सही किसकी है? तो एक्सीलरेशन, ये देख रहे हैं 24 का डी। उसके बाद है हीज ऑफिस इज़ द कॉरिडोर, तो अलोंग द कॉरिडोर, ऑन द कॉरिडोर नहीं, इन द कॉरिडोर नहीं, अलोंग द कॉरिडोर। तो ये क्वेश्चन था 25 का डी। 26 है माई हाउस इज़ एट द थर्ड क्रॉस रोड्स आफ्टर द ब्रिज, तो यहाँ एट होगा, 26 का बी होगा। 27 का होगा व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सेक, तो इसका होगा फुल, मतलब 27 का सी होगा। उसी तरह से 28 का देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड एम्पैथी, एम्पैथी का होता है अपेथी। तो इस तरह 28 का डी हुआ। व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ चेस्ट, तो इसका होगा प्योर। 29 का बी होगा जो प्योर हुआ। चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द सेपनेट, तो इसका फुलिस। 30 का ए। इस तरह से जनरल इंग्लिश भी फिनिश हुआ, आप इसे मिला लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है तदरीसी रुझान से, जो चौथा ग्रुप है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ का बहस तरीक़ेकार, डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कई मेथड से स्टडी कराई जाती है, तो यहाँ पे डिस्कशन मेथड की बात कही है। तो डिस्कशन मेथड वैसे अप्लाई तो होता है, मौजू आसान होता है तब भी हम डिस्कशन से कर सकते हैं, मौजू मुश्किल है तब भी कर सकते हैं, मौजू बहुत मुश्किल है तब भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सभी कहा जा सकता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल होता है मौजू जब थोड़ा मुश्किल होता है तब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि 31 का बी होना चाहिए। तदरीस का अहम मकसद है, देखिए तदरीस जब हम करते हैं तो हमारे सोचने की सलाहियत भी बढ़ती है और हमारा मंतिक भी बढ़ता है, लॉजिक भी बढ़ता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ए और बी दोनों इसका आंसर होना चाहिए। तदरीस का मेयार ज़ाहिर होता है, तो तदरीस का मेयार कब ज़ाहिर होगा? तलबा के पास होने की फ़ीसद से, मतलब तलबा अगर आपके कमरे जमात में बहुत ज़्यादा है उससे तदरीस का मेयार ज़ाहिर होता है, या कमरा जमात में तलबा की हाज़िरी से, या तलबा के पूछे गए सवालात के मेयार से। यकीनन तलबा जब जिस मेयार का सवाल पूछेगा उसी टाइप की आपकी तदरीस चल रही है, आप उस टाइप की तदरीस चला रहे हैं क्लास में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। एक अच्छी तदरीस के लिए क्या ज़रूरी है? एक अच्छी तदरीस के लिए आपका सही सिमत में होना ज़रूरी है और आपको फीडबैक लगातार मिलते रहना चाहिए। ये दो चीज़ का होना, इसमें डायग्नोसिस और इलाज वगैरह नहीं, बल्कि सही सिमत और
फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। डी में देखते हैं 3 और 4 दिया गया है इसका आंसर। तालीम एक ताकतवर आला है, तो तालीम यकीनन ताकतवर आला है, ये आपको भी बदल सकता है, समाज को भी बदल सकता है, और मतलब इससे कल्चरल या सकाफ़ती तब्दीली भी लाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 35 का डी। आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं क्योंकि मुअल्लिम को काबिल एहतराम माना जाता है। मतलब खूब छुट्टियां मिलती है ये तो होगा नहीं, अपना काम करा सकते हैं तलबा, मुअल्लिम अपने तलबा से, यही सब बेकार की बातें हैं। दूसरे के बच्चों को खुश देखकर खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है। मतलब एक काबिल एहतराम जॉब है, इसलिए हम मुअल्लिम बनना चाहते हैं। तो 36 से अब हम 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में अपने मजमून की तदरीस को बेहतर बनाने के लिए तलबा को सवाल पूछने के लिए मुतहर्रिक करेंगे। इसमें जो आंसर होगा, तलबा से कमरा जमात में ही काम करने को कहेंगे और तदरीसी मकासद की रोशनी में उनका तयन कदर करेंगे, मतलब उसका इवेल्युएशन वगैरह जो करेंगे वो, इसका आंसर डी होगा। तो 37 का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी होगा। उसके बाद 38 है, एक अच्छे मुअल्लिम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसे अपने मजमून का माहिर होना सबसे पहला ये है। उसके बाद है, तो इसका आंसर डी होगा 38 का। 39, आप ऐसे रोज़गार का इंतखाब करना चाहेंगे, यकीनन हम वैसे रोज़गार को इंतखाब करेंगे जिसमें हमें सुकून मिले, तो सुकून हासिल हो, वैसे रोज़गार का इंतखाब करेंगे। एक कामयाब मुअल्लिम के लिए सीखने के असूलों का इल्म ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जब कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो वो ज़रूरी इसलिए है कि आप अपनी तदरीस को आसान बना सके, तो इससे नसाब को आसान तरीके से समझाने में मदद मिलती है। कोई भी तरीका इसीलिए आप सीखते हैं। तो ये भी ख़त्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा मेंटल एबिलिटी पे आ जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के 41 से 50 तक क्वेश्चन है। मंदरजा झील में 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें 3 शहर किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं। जो शहर उनसे अलग है उसकी शनाख्त करें। जैसे लखनऊ यूपी की राजधानी हो जाती है, जयपुर राजधानी हो जाती है, पटना राजधानी हो जाती है, मुरादाबाद इसमें अलग हुआ, तो 41 का आंसर सी हुआ। सीरीज़ का अगला हरूफ क्या होगा? तो यहाँ वाई होगा। देखो एम है तो एम एन ओ पी, 2 छोड़ा, क्यू आर एस, 2 छोड़ करके जब गिनेंगे तो वो वाई पे जाके समाप्त होगा, तो 42 का आंसर सी होगा। मंदरजा झील सीरीज़ का अगला नंबर क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 6 जोड़ा तो 12, 12 में 8 जोड़ा तो 20, मतलब 2 बढ़ा के उसको ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए, तो आपका आंसर यहाँ सी आएगा 43। 43 का सी आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 6 शख्स ABCDEF एक दायरे सर्किल में खड़े हैं और कुछ तरतीब यहाँ पे बताई गई है। जब उस तरतीब को आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन, इसका आंसर जो आएगा ए आएगा। 44 का आंसर ए आएगा, जिसका आंसर है डी, तो ए इसका आंसर होगा। उसके बाद 45 है, एक मखसूस कोड में टीचर को लिखा गया है क्या, VG CG, मतलब जो भी लिखा गया, तब हम चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? तो जब इसको आप सेट करेंगे तो देखेंगे ये 45 का बी आंसर आएगा, EJKNFTGP। तो चिल्ड्रन को इस तरह से लिखेंगे बी, EJKNFTGP। 46 नंबर है कि मुख्तार की उम्र अनिल से 2 गुनी है। 3 साल पहले की उम्र अनिल से 3 गुना था मुख्तार की मौजूदा उम्र। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 साल, जो आंसर है डी। 46 का आंसर हो गया डी। कोलकाता बंगाल में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो गया सी। 47 का आंसर हो गया सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 48 का है, मंदरजा झील में कौन मुख्तलिफ है? तो देखिए बैल घास खाता है, शेर गोश्त खाता है, बकरी घास खाती है, भैंस घास खाती है, तो शेर अलग हो गया, तो इसलिए इसका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 है, सवालिया निशान को तब्दील करने के लिए कोड में दिए गए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करें। अब जानते हैं गाय दूध देती है, शहद की मक्खी शहद देती है, अब मुअल्लिम हमें क्या देता है?
मुअल्लिम से हम हिकमत सीखते हैं, यकीनन किसी भी चीज़ की हिकमत सीखते हैं। उसी तरह से सीरीज़ में से गलत नंबर तलाश करें। 18 है तो 18 दूना 36, 37 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये 39 है। चूँकि 37 दूना 74, 1 75, 75 दूना 150 प्लस 1 151, तो दूना में 1 जोड़ते हैं तो मिल रहा है आंसर। तो इसलिए यहाँ पे 37 होना चाहिए, तो 39 जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर 50 का आंसर ए होगा, 39 जो गलत है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए फिज़िकल साइंस के। अब हम लोग इसके सब्जेक्ट पे चलते हैं कि तबियात साइंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर 51 से लेकर 100 तक देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिया में दरमियानी उंगली सिमत को बताती है। किसके सिमत को बताती है? तो बरकी करंट के। इसके पूरा लॉ है इस तरह से करके, बाएं हाथ की उंगली, ये वाला लॉ जो कभी इसका वीडियो मैं डालूँगा, समझ जाइएगा। उसी तरह से 51 का तो ए हो गया। 52 हो गया, एक बरकी हीटर 6A के माखज़ से करंट हासिल करता है, उसके टर्मिनलों के दरमियान 42 वोल्ट का मुज़म्मर फ़र्क मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बैटरी की मुज़ाहमत, तो बैटरी की मुज़ाहमत का फार्मूला होता है जो आप लोग देखे होंगे, R=V/I, तो यहाँ 7 ओम हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन में क्लियर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर सी होगा, जिसमें एल की मुज़ाहमत जो है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जो तीनों में फ़र्क नज़र आ रहा है तो वो सी में फ़र्क नज़र आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, मतलब एल की जो मुज़ाहमत है वो। अगर किसी रकास के गोले 54 नंबर के गोले का कीमत 3 गुना कर दिया जाए तो उस रकास की हरकत का वक्फा कितना हो जाएगा? हरकत के वक्फा में चेंज नहीं होगा कीमियत बदलने से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी। इस सब का वीडियो आपको मिल जाएगा धीरे धीरे करके, फिज़िकल साइंस में हम पूरा बनाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। मौज मुंतकिल करती है, मौज हमेशा एनर्जी को मुंतकिल करती है, चूँकि एनर्जी ही जो होता है ना, मौज वेव को आगे बढ़ाती है। तो मौज जो होता है वो एनर्जी को मुंतकिल करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, मतलब एक ज़र्रे से दूसरे ज़र्रे में। तो चलिए, मौज हम लोगों ने देख लिया, वेव मतलब मौज मतलब वेव तवानाई को, एनर्जी को मुंतकिल करती है। तो 55 का ए हुआ। 56 मंदर झील में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो हम लोग जानते हैं कंडक्शन भी एनर्जी को मुंतकिल करता है, रेडिएशन भी मुंतकिल करता है, और मौज तो अभी देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में 55 में, तो मौज भी मुंतकिल करता है। तो इस तरह से ये सभी जो है इसका आंसर होगा डी। तो आइए अब 57 नंबर को। एक बड़ा रेल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हॉर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकंड में 30 फ्रीक्वेंसी पैदा, मतलब 30 वेव पैदा करता है कि फ्रीक्वेंसी है, मतलब 30 वेव बनाता है 1 सेकंड में। तो 50 सेंटीमीटर के फासले में 25 मुकम्मल मौज, तो 50 सेंटीमीटर में 25 मुकम्मल वेव बन रहा है, तो मतलब एक वेव हो गया 2 सेंटीमीटर का, तो करता है। तो मौज की वेलोसिटी क्या होगी? तो 30 मौज बनता है, फ्रीक्वेंसी 30 है तो 30 मौज, मतलब एक मौज का लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 30 का हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 60 इसका जो हो गया, 57 का हो गया आपको बी। 58 है, मंदरजा झील से मौज की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियत पर मुनहसर नहीं होती है? तो तूलो अर्ज मतलब वेव जो ऊपर नीचे होता है वो। उसके बाद आता है ये जो डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आर जो है ना, देख रहे हैं वो क्रॉस, तो वो होता है परपेंडिकुलर और बेस के जोड़ का, वेक्टर के जोड़ का होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब 59 का आंसर होगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, जिसका आंसर है 5√2। इसको तो काफ़ी डिटेल्स में बताना पड़ेगा, जो 11th में 12th में आपको जाके पढ़ना है। अगर बैरूनी कुव्वत सिफर है तो हालत सकून में
जिस्म की हालत यकीनन सुकून में रहेगी। जब कुव्वत लगेगा ही नहीं तो उसमें कोई हरकत नहीं होगा, तो बॉडी सुकून में रहेगा, तो 61 का बी होगा। उसके बाद है किसी जिस्म की म्यारी हरकत मोमेंटम जब कीमियत और रफ्तार v हो तो हम लोग जानते हैं m इक्वल टू एम वी होता है। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एम वी। मोमेंटम को p से दिखाते हैं, तो p इक्वल टू एम वी, मतलब 62 का आंसर जो है यहाँ पे c होगा। अब हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखें। 63 नंबर क्वेश्चन है झटका का इबादी ज़ाब्ता होता है एम डायमेंशन कहते हैं इबादी ज़ाब्ता, तो एम एल टी इनवर्स मतलब टी का पावर -1, तो इस तरह से इसका आंसर है डी 63 का। 64 का आंसर हो जाता है, इसे निकालना पड़ेगा, काफ़ी वजाहत के साथ दिखाना होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसका आंसर है ए, है ना। जो वजाहत के साथ है उस पर अभी डिस्कशन नहीं करते हैं। इसका तो खैर फार्मूला ही होता है जो 65 नंबर क्वेश्चन है ना, कि काम की मुसावात के W वर्क, F फोर्स, DR नकल मकान है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है F इंटू DR, तो F इंटू DR क्वेश्चन नंबर मतलब 65 का आंसर हो गया C। उसी तरह 66 है। 66 में क्या कहा जाता है कि बकाए ज़ाविया मेयार हरकत का असूल, ये तो बकाए ज़ाविया मेयार हरकत जैसे आया वो तीसरे कानून से जुड़ा हुआ होता है, तो कह के मसावी के तीसरा कानून है न्यूटन के, कौन से कोलिए के मसावी है तीसरे कानून के। उसके बाद आ जाता है खलाबाज, तो खलाबाज अपने मतलब एथलीट जो होता है मुजाहरे के दौरान इस असूल का इस्तेमाल करता है, यहाँ भी वही है बकाए ज़ाविया मेयार हरकत, मतलब 67 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है शक्ली को ज़ाहिर किया जाता है तो u/m से, v इक्वल टू u/m से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह से अब तक हम लोग 68 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब ऐसी सिमतें जो एक ही मुस्तवी तक महदूद होता है, तो एक ही मुस्तवी, उसको ऐसे हम लोग हम मुस्तवी भी कहते हैं, तो ऐसी सिमत को हम लोग कहेंगे हम मुस्तवी सिमतें, मतलब ये जो 69 है इसका आंसर हो जाएगा डी, हम मुस्तवी सिमतें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 के दो इकाई सिमतों का कुल मिकदारान के दरमियान बहने वाले ज़ाविया के, मतलब इस तरह का जब भी आए कि सिमतों के कुल मिकदारान के दरमियान बहने वाली ज़ाविया, तो इस तरह का ज़ाविया साइन कहते हैं इसको। 70 का ए, 70 का ए। उसी तरह 71 का एक कॉलम बरकी बार कहलाता है, तो एक कॉलम बरकी बार क्या कहलाता है, 9×10⁹ न्यूटन। एक बरकी मैदान में खींची गई किसी भी शक्ल की बंद सतह पर मजमूई आमुदी अमाला सतह के अंदर के मजमूई भरण का गुना होता है। ये काफ़ी हार्ड उर्दू लग रहा है, इसे हमें खुद भी डिटेल से देखना होगा, लेकिन इसका जो आंसर है एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0, मतलब 72 का आंसर हो गया ए। 1 म्यू का बरकी बार एक बरकी मैदान में 2×10⁻³ न्यूटन की क़ुव्वत से मुतासिर होता है। मैदान की हिद्दत है, जब इसे आप निकालेंगे, ये एक फार्मूला है, उसे निकालेंगे तो 73 का डी आंसर आएगा, 2×10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। लामितनाही वुसअत वाली बरकाई सतह के करीब बरकी मैदान की हिद्दत ई जो होता है, मतलब σ/2ε0, मतलब ए होगा इसका 74 का। ये सब इंटर लेवल की चीज़ है, तो इंटर में जो अच्छे से फिजिक्स पढ़े होंगे वो इसको जानते होंगे। बरकी दो कुतबी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल म्यारे असर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल 2QL। सी 75 का, सी 76 का देखिए क्या बोल रहा है, 2H2 जो गैस है हाइड्रोजन प्लस O2 ये भी गैस है, दोनों मिलकर 2H2O बनाया, मतलब पानी बनाया। तो ये कौन सा इत्तेहादी तामुल है, मतलब के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तहलीली मतलब कहते हैं डिकम्पोजिशन, ये
नेशन रिएक्शन है, बी इसका आंसर होगा 76 का। 77 झील में अनासिर के किस ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है? ग्रुप 17 को हैलोजन कहा जाता है, तो ये 77 का बी हो गया। सीमेंट किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर होता है, 78 का सी हो गया। झील में कीमियाई तौर पर सबसे ज़्यादा फाल एक्टिव कौन सी गैस है? तो मंदरजा झील जो है उसमें H2 हाइड्रोजन सबसे एक्टिव गैस है। हाइड्रोजन किसी भी चीज़ से आसानी से रिएक्शन कर लेता है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम की कुल कीमियत सिर्फ न्यूक्लियस में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में। आमतौर पे कौन सा उनसुर तमाम तेज़ाबों में मौजूद होता है? ये आप अच्छे तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है तमाम तेज़ाबों में, मतलब तमाम एसिड में मौजूद होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ये बड़े आसानी से आप जानते हैं, 82 का डी होगा, हीलियम गैस। उसके धातु बहुत ज़्यादा तामुल पजीर होती है। हम जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब काफ़ी तामुल पजीर मतलब काफ़ी रिएक्टिव होती है, इसलिए यहाँ तांबा, एल्युमिनियम, लोहा नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर ए होगा, सोडियम। 84 जो है वो एटम की साख्त पर किए गए काम के लिए किस साइंसदान को 1922 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था? तो नील्स बोर को नवाजा गया था। 84 का हो गया बी। तो आई इंसानी खून का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ये 10वां में भी दिया हुआ है। आग फ्रोकस, आग बुझाने वाले आले में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, तो चूँकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। यौम तहफ़्फ़ुज़ ओज़ोन दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को ओज़ोन की यौम तहफ़्फ़ुज़ 16 नवंबर। NH3 अमोनिया इनमें से क्या है? एक विक एसिड है, वो विक बेस है, सॉरी, अमोनिया जो है NH3 एक विक बेस है। उसके बाद है 89 का क्वेश्चन है, धात मुलायम होती है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कुछ धात है जो मुलायम होती है, जिसमें पोटाशियम भी है, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जबकि धात काफ़ी ठोस होता है बाकी धात, तो इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं पोटेशियम को। तो पीरियोडिक टेबल में अनासिर की तरतीब साजी उनकी कौन सी बुनियादी खसूसियात में यकसानियत की बुनियाद पर किया गया था? देखिए, एटम की कीमियत को भी उसमें ध्यान रखा गया था और उसकी खसूसियात को भी ध्यान रखा गया था, तो इसलिए 90 का जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा, मतलब कि इसका आंसर सी पे मार दीजिए, सी में दोनों ऑप्शन है। उसके बाद पॉलीमर लफ्ज़ कौन से ज़बान से लिया गया था? तो पॉलीमर लफ्ज़ जो है यूनानी ज़बान से लिया गया है। उसके बाद इनमें से तालिकी रेशों की किस्म, मतलब ऑर्गेनिक रेशा कौन है? तो ऊन है, हम जानते हैं रियॉन, नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो पॉलीमर है, केमिकल के थ्रू तैयार होता है, या पॉलीमर है, पॉलीमर से तैयार। इसका आंसर हो गया डी 92 का ऊन। सल्फ़र के ऑक्साइड पानी में घुलने से तेज़ाबी बारिश कहलाती है। आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र से जो बारिश होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तेज़ाबी बारिश कहते हैं। तो 93 का आंसर हो गया ए। 94 का हो गया दर्जा हरारत की इकाई है, तो दर्जा हरारत की इकाई केल्विन है, ये हम लोग जानते हैं। मादे की माहियत से मुताल्लिक बुनियादी नज़रिया कीमियाई एतिहाद का कानून किस साइंसदान ने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया कीमियाई एतिहाद का। उसके बाद पानी के मुरक्कब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कीमियत का कितना तनासुब हमेशा होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो पानी में 2 हाइड्रोजन, मतलब कि उसका एटॉमिक मास 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो दोनों का जो तनासुब हो गया 2 8 16, 1:8, 1:8, तो 96 का कितना हो गया? ए। चूँकि ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन हो गया 2 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन 1 उसका 16, तो 2 को 16 से काटेंगे तो 8, 1:8, 96 का ए। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का कीमियाई फार्मूला,
तो यहाँ भी साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ए, CaOH2। अगर 98, अगर एक एटम मतलब 97 का ए, 98 अगर एक एटम के और एल होल मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉनों की कुल तादाद कितनी होती है? हम जो लोग जानते हैं कि के में 2 और एल में 8 मुकम्मल रहेगा, तो 2 और 8 मतलब टोटल हमें 10। तो 98 का सी होगा आंसर, 10 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी उसका के और एल दोनों होल भरेगा। उसके बाद तामुलाती रिएक्टिविटी सिलसिला के मुताबिक दर्जा झील में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा तामुल पजीर है? तो ये पहले भी, इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया है कि पोटेशियम जो है इन सबों में सबसे ज़्यादा तामुल पजीर है। पोटेशियम, चांदी और सोना तो बिल्कुल तामुल पजीर नहीं, बिल्कुल कम, लोहा थोड़ा सा है भी, लेकिन पोटेशियम बहुत ज़्यादा। और जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसमें निकालना है एक्स की कीमत क्या होंगी, तो इसकी भी वजाहत के साथ निकाल सकते हैं, जिसका आंसर होगा डी। तो 100 का आंसर हो गया डी, मतलब 4। तो इस तरह से फ़िज़िकल साइंस का जो आंसर की है वो कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस आंसर की को देखें और अपने जो स्कोर है उसका पता करें और आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है। अगर आप फ़िज़िकल साइंस में जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको 50 प्लस जाना ही होगा कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप 50 मतलब 48, 49, 50 बल्कि 45 से ऊपर भी आपके होने के इम्कान बनते हैं। तो आप देखिए, आपको दरभंगा और हैदराबाद के लिए तो हमको लगता है कि 50 के आसपास पे आपका एडमिशन हो सकता है अगर रिज़र्वेशन कैटेगरी में भी हैं तो इस तरह से आज कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज़, सब बखैर।